हेलो बच्चों, दिस इज गणेश रावल और हम लेकर आए हैं क्लास 12 फिजिक्स चैप्टर नंबर फर्स्ट विद्युत क्षेत्र। ठीक है, मेरे पिछले लेक्चर में मैंने आप लोगों को बता दिया था कि यूनिट फर्स्ट जो है हमारी स्थिर वैद्युत की, उसमें हमारे पास 4 चैप्टर्स आते हैं, जिसमें से पहला चैप्टर हमने शुरुआत किया था विद्युत क्षेत्र यानी इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है बच्चों, तो कहीं ना कहीं मैंने कल आपको जो बात बताई थी उसमें हमने केवल और केवल आवेश के बारे में पढ़ा था। क्या पढ़ा था अपन लोगों ने? आवेश के बारे में, आवेश की परिभाषा। ठीक है, उसके बाद आवेश के मात्रक, आवेश के प्रकार। ठीक है, यहां तक की हमने स्टडी लास्ट लेक्चर में की हुई थी। आज हम पढ़ेंगे इसके आगे का। तो आइए बच्चों समझते हैं आज का लेक्चर। कहीं ना कहीं हमने आवेश के बारे में पढ़ा है कि आवेश क्या होता है। किसी भी पदार्थ का एक अंतर्निहित गुणधर्म होता है, ठीक है, जिसकी वजह से वह पदार्थ अपने चारों ओर एक विद्युत क्षेत्र को उत्पन्न करता है, ठीक है, और साथ में उसे महसूस भी करता है, क्योंकि जो जैसा उत्पन्न करेगा वह वैसा महसूस भी करेगा। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अगर मैं आपसे बात करूं एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश, तो बच्चों एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश क्या होगा? 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, और यहां लगा दीजिए आप माइनस। उसके बाद एक प्रोटॉन पर आवेश, एक प्रोटॉन पर आवेश, और एक प्रोटॉन पर आवेश क्या होता है बच्चों? प्लस 1.6 इंटू 10⁻⁻19 ऑफ कूलम। ठीक है, नेक्स्ट एक न्यूट्रॉन पर आवेश, और एक न्यूट्रॉन पर आवेश कितना होता है? सर कुछ नहीं, क्योंकि न्यूट्रॉन क्या होता है? आवेश रहित होता है, आवेश रहित। कोई दिक्कत? अब यहां से एक क्वेश्चन मैंने आपसे कल पूछा था, कल मैंने क्वेश्चन दिया भी था, क्या पता कई सारे स्टूडेंट ने कर लिया हो। उसी क्वेश्चन को वापस से रिपीट करते हैं। क्वेश्चन ये था मेरा, नीचे दिए गए संबंधों में से कौन सा सही है? पहला ऑप्शन है आपके पास, देखिए एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश को हम लोग ऐसे भी डिनोट कर सकते हैं, माइनस ऑफ ई, और इसको पर डिनोट करेंगे बेटा प्लस ऑफ ई। तो ये माइनस और प्लस तो क्या है, इनके साइन यहां पर दिए हुए हैं। बेसिकली एक इलेक्ट्रॉन को चार्ज या एक प्रोटॉन को चार्ज को अपन ई से शो करेंगे, ठीक है। तो चार्ज को अपन लिखते हैं किससे? कैपिटल क्यू से या फिर स्मॉल क्यू से। तो मैंने बोला कि इलेक्ट्रॉन पर आवेश इज इक्वल टू प्रोटॉन पर आवेश। दूसरा ऑप्शन है आपके पास इलेक्ट्रॉन पर आवेश ग्रेटर देन प्रोटॉन पर आवेश। तीसरा ऑप्शन है बच्चों इलेक्ट्रॉन पर आवेश लेस देन प्रोटॉन पर आवेश। और चौथा ऑप्शन है नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। नीचे दिए गए संबंधों में से कौन सा संबंध सही है? हमारे पास ऑप्शन है, चला बताइए कौन सा सही होगा इन दोनों में, इन 4 ऑप्शंस में से। अगर आप लोग ये देख रहे हो कि सर प्रोटॉन पर आवेश ज्यादा है, इलेक्ट्रॉन पर आवेश कम है, तो यहां पर 99% स्टूडेंट जो है वो ऑप्शन नंबर 3 को क्लिक करके आएंगे, ठीक है। लेकिन बच्चों देखिए
हमसे कोई कहता है अगर सर कि -2 में से और +2 में से कौन ज्यादा है, तो ऑब्वियस सी बात है अपन क्या बोलते हैं यहाँ पर +2 का मान ज्यादा होगा। ठीक है, लेकिन यहाँ पर आपको ये वाली मैथमेटिक्स नहीं लगानी है। क्यों नहीं लगानी है? क्योंकि यहाँ पर माइनस और प्लस साइन जो है वो केवल ये बताने के लिए है कि इलेक्ट्रॉन पर जो आवेश की प्रकृति होती है वो प्रोटॉन के क्या होती है, विपरीत होती है। यहाँ पर माइनस और प्लस का मतलब आप यहाँ पर एज एल्जेब्रिकली या मैथमेटिकली नहीं लोगे सर। यहाँ पर माइनस और प्लस केवल ये बता रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन पर क्या है, ऋणात्मक आवेश है और प्रोटॉन पर धनात्मक आवेश है। या मैं यूं कहूं कि इलेक्ट्रॉन पर आवेश की जो प्रकृति है वो कैसी है, प्रोटॉन के जस्ट अपोजिट है, उसके विपरीत है। समझ नहीं बच्चों? तो प्रकृति दोनों की विपरीत है। अगर मैं दोनों का परिमाण लेता हूं, यहां पे दोनों का अगर मैं परिमाण लेता हूं तो परिमाण लेने के बाद आप लोग समझ जाओगे कि सर जब परिमाण लेंगे तो जितना इलेक्ट्रॉन पर आवेश है उतना ही किस पर आवेश है, प्रोटॉन पर। समझ में आ रही है मेरी बात आप लोगों को? जितना इलेक्ट्रॉन पर आवेश है उतना ही किस पर आवेश है, प्रोटॉन पर आवेश है। तो फिर कौन सा ऑप्शन राइट होना चाहिए बच्चों, थर्ड या फिर फर्स्ट? सर फिर हमारा जो है फर्स्ट ऑप्शन राइट होगा, जिसमें इलेक्ट्रॉन पर जितना चार्ज होता है प्रोटॉन पर भी उतना ही चार्ज होता है। समझ गए सब लोग? चलिए यहां तक आप नोट करिए। बड़े आगे आइए सर, आगे देखो। दरअसल हम इस चैप्टर की शुरुआत करने से पहले मैं आपको कुछ छोटी छोटी बातें बताना चाह रहा हूं ताकि आपको इस चैप्टर में आगे प्रॉब्लम्स क्रिएट ना हो। ठीक है, अगला स्टेटमेंट देखिएगा जरा। एक इलेक्ट्रॉन पर द्रव्यमान, एक इलेक्ट्रॉन पर द्रव्यमान कितना होता है बच्चों? इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान 9.1 इंटू 10⁻⁻31 और किलोग्राम। ठीक है, ये नंबर ऑफ स्टूडेंट को पता होगा कि एक इलेक्ट्रॉन पर द्रव्यमान कितना होता है। आगे देखिएगा, एक प्रोटॉन पर द्रव्यमान और एक प्रोटॉन पर द्रव्यमान कितना होता है बच्चों? 1.672 इंटू 10⁻⁻27 ऑफ किलोग्राम। ठीक है, आगे देखिएगा, एक न्यूट्रॉन पर द्रव्यमान, तो एक न्यूट्रॉन पर द्रव्यमान हम लोग लिखेंगे ml इज इक्वल टू 1.675 इंटू 10⁻⁻27 ऑफ किलोग्राम। तो यहां से कुछ बातें मैं आपको लिखना चाहूंगा इंपॉर्टेंट। पहली बात, यहां से बेटा सारांश क्या निकल के आता है कि सर इलेक्ट्रॉन का जो द्रव्यमान है वो प्रोटॉन के द्रव्यमान से क्या है, कम है। आप लोग यहां मत जाइए, 10⁻31 नहीं है, वो माइनस का 31 है। ठीक है, और माइनस में जितनी वैल्यू बढ़ती जाती है, -31, -50, -100, -1000, उतना ही वैल्यू क्या होता है उसका, कम होता चला जाता है। ठीक है, तो प्रोटॉन का द्रव्यमान ज्यादा है, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान कम है। समझ में आई ये बात आपको? दूसरा पॉइंट, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की बात करते हैं। तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के द्रव्यमान में ज्यादा अंतर नहीं है, और देखा जाए तो बहुत माइनर सा यहाँ पर डिफरेंस आ रहा है, बहुत माइनर सा। ठीक है, ये 1.672 है और ये 1.675 है। तो आपको यहाँ पर आसानी से समझ में आ रहा होगा कि न्यूट्रॉन का द्रव्यमान ज्यादा होता है किससे, प्रोटॉनों से। कोई समस्या बच्चों यहाँ तक नहीं है? तो इसको भी आप नोट करिए, रफ करें। ये कुछ छोटी छोटी और मोटी बातें हैं जो इस चैप्टर में आपके लिए हेल्पफुल रहेगी। तो मैं पहले ही आपको बता दे रहा हूं,
आगे बढ़ते हैं अपन। नाभिक पर आवेश ज्ञात करना। नाभिक पर आवेश कैसे ज्ञात करते हैं, जरा इसे समझते हैं। माना कि कोई तत्व X जिसका परमाणु क्रमांक Z तथा परमाणु भार A है, तो इस तत्व का रिप्रेजेंटेशन कैसे करेंगे अपन? ZX A। ठीक है बच्चों, अब यहां पर ये जो X है ये तो है आपका तत्व, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, क्लोरीन, बोरोन। ठीक है, Z क्या है यहां पर? परमाणु क्रमांक, परमाणु क्रमांक। और A क्या है यहाँ पे? परमाणु भार। ठीक है, तो जरा देखिएगा बच्चों, यहाँ पे किसी भी तत्व का जितना परमाणु क्रमांक होता है उसमें प्रोटॉनों की संख्या उतनी ही होती है, यानी कि परमाणु क्रमांक बराबर प्रोटॉनों की संख्या। ठीक है, उतनी ही उसमें क्या होती है बच्चों? इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है, यानी कि इलेक्ट्रॉनों की संख्या। कोई दिक्कत? फिर सुनिए, यहां पर किसी भी तत्व का जितना परमाणु क्रमांक होता है उसमें प्रोटॉनों की संख्या उतनी ही होती है और उतना ही क्या होता है वहां पे इलेक्ट्रॉनों की संख्या भी होती है। यहां तो कोई दिक्कत आपको? इसका मतलब अगर मुझे किसी भी नाभिक का, किसी भी तत्व के नाभिक का आवेश निकालना है तो आवेश को अपन किससे लिखते हैं? Q से। Z रहा परमाणु क्रमांक, ठीक है, और यहां पे नाभिक में क्या होता है? प्रोटॉन, और प्रोटॉन पर कौन सा चार्ज होता है? धनात्मक आवेश, यानी कि उसको अपन लिखेंगे E से, तो Z ऑफ E। ठीक है, किसी भी तत्व के नाभिक का आवेश आपको ज्ञात करना है तो उस तत्व का परमाणु क्रमांक लिखिए और उस तत्व के नाभिक में एक प्रोटॉन पर कितना चार्ज आता है, यानी 1.6 × 10⁻⁻19 ऑफ कूलम, उससे आप मल्टीप्लाई कर दीजिए तो आपके पास क्या आ जाएगा बेटा? नाभिक का आवेश निकल के आ जाएगा। तो ये भी एक हमारे पास एक छोटा सा कॉन्सेप्ट था, कहीं ना कहीं ये हमारे आगे आपके लिए भी हेल्पफुल रहेगा, तो मैंने आपको यही बता दिया। ठीक है, इसको आप समझ लीजिए और नोट कर लीजिए। बड़े आगे, ये जो हम लोग जल्दी जल्दी बढ़ रहे हैं इसका मतलब ये नहीं है कि आप उसको लिखो कैसे। आप जो है बच्चों वीडियो को पॉज करके आराम से जूम करके आप उसको नोट कर सकते हो। ठीक है, चलिए अब आते हैं हमारे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट के ऊपर। थोड़ा मैं इसको भी रफ करना चाहूंगा। देखिए तो एक क्वेश्चन के रूप में मैं आपको लिखवाना चाहूंगा, क्या प्रत्येक वस्तु ब्रैकेट में परमाणु विद्युतीय रूप से उदासीन होता है? उदासीन का एक नाम और है बच्चों यहां पर,
अनावेशित। ठीक है, उदासीन कहिए या फिर आप यहां पर अनावेशित कहिए, बात एक ही है। ठीक है, यानी कि प्रत्येक वस्तु या प्रत्येक परमाणु विद्युत रूप से क्या उदासीन होता है, तो इसका आंसर हुआ यहां पे हाँ, प्रत्येक वस्तु या परमाणु विद्युतीय रूप से उदासीन होता है। ठीक है, अब यहां पर मैंने क्वेश्चन क्या है आपका, फिर रिपीट कर रहा हूं मैं, क्या प्रत्येक वस्तु या परमाणु विद्युत रूप से उदासीन होता है, तो इसका आंसर होगा हाँ, प्रत्येक वस्तु या परमाणु विद्युत रूप से क्या होता है बच्चों, उदासीन होता है। ठीक है, इसके पीछे का रीजन क्या है वो समझते हैं अपन। सबसे पहले वस्तु किससे मिलकर बनती है बच्चों, पदार्थ से। पदार्थ किससे मिलकर बनता है, अणु से। अणु किससे मिलकर बनता है, परमाणु से। और परमाणु में क्या होते हैं, प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स। न्यूट्रॉन भी होते हैं लेकिन न्यूट्रॉन पे कोई चार्ज नहीं होता, इसलिए हम उसको काउंट भी नहीं करते हैं। ठीक है, तो ये रहा आपका इलेक्ट्रॉन, और ये है आपका प्रोटॉन। ठीक है बच्चों, परमाणु में इलेक्ट्रॉन होता है और प्रोटॉन होता है, यानी कि परमाणु में क्या होता है, ऋणावेश और धनावेश होता है। ठीक है, तो हम डायरेक्टली क्या बोले कि वस्तु में क्या होता है, धनावेश और ऋणावेश, क्योंकि वस्तु पदार्थ से मिलकर बनती है, पदार्थ अणु से मिलकर बनता है, अणु परमाणु से बनता है, और ये तमाम चीजें कहाँ है, परमाणु में, तो हम डायरेक्टली इसको वस्तु भी कह सकते हैं। इसीलिए मैंने यहाँ पर दोनों वर्ड लिख दिए, वस्तु भी उदासीन होती है और परमाणु भी उदासीन होता है, क्योंकि वस्तु को हो चाहे परमाणु को हो, बात एक ही है। ठीक है, अब ये कैसे होता है सब ये समझते हैं। एग्जाम्पल, ठीक है, हमने क्या किया बच्चों, एक सोडियम एटम लिया। क्या लिया मैंने यहां पर, सोडियम एटम। सोडियम एटम का परमाणु क्रमांक कितना होता है बच्चों, 11। ठीक है, चलो बनाते हैं। ये रहा आपका सोडियम एटम, ये है बेटा इसका नाभिक। ये इसका न्यूक्लियस है, और न्यूक्लियस में क्या है इसका, प्रोटॉन्स। कितने प्रोटॉन्स हैं, 11 प्रोटॉन्स। ठीक है, और 11 ही क्या रहेंगे, इलेक्ट्रॉन। मैं आपको बता चुका हूं, जितना एटॉमिक नंबर होता है, जितना परमाणु क्रमांक होता है, उतने ही इलेक्ट्रॉन होते हैं, उतने ही प्रोटॉन्स होते हैं। फॉर एग्जांपल बात करा मैंने यहाँ पर मैग्नीशियम की, मैग्नीशियम का परमाणु क्रमांक कितना होता है बच्चों, 12, यानी कि 12 ही प्रोटॉन और 12 ही क्या रहेंगे, इलेक्ट्रॉन। समझ मेरी बात आपको। फॉर एग्जांपल लिया मैंने क्लोरीन, क्लोरीन का परमाणु क्रमांक कितना होता है बच्चों, 17, 17 ही रहेंगे प्रोटॉन और 17 ही क्या रहेंगे इसमें, इलेक्ट्रॉन। तो जितना परमाणु क्रमांक होगा उतना ही प्रोटॉनों की संख्या होगी और उतनी क्या होगी उसमें, इलेक्ट्रॉनों की संख्या होगी। तो आपको तो विन्यास के रूप में पढ़ना है, मैं यहाँ पर रफली इसको फिल कर रहा हूं। ये इलेक्ट्रॉन है जो बाहरी कक्षाओं में चक्कर लगा रहे हैं, कितने इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहे बेटा, 11 इलेक्ट्रॉन। 11 चूंकि काउंटिंग में बहुत ज्यादा है, मैं सब बना नहीं रहा हूं यहाँ पे, फॉर एग्जाम्पल हम समझ रहे हैं। ठीक है, तो कितने इलेक्ट्रॉन हुए, 11 इलेक्ट्रॉन तो बाहरी कक्षाओं में और 11 प्रोटॉन अंदर। ठीक है, तो अगर मैं इस सोडियम एटम पर कुल आवेश पूछूं, चूंकि
सोडियम एटम पर कुल आवेश। तो सोडियम एटम पर कुल आवेश जो होगा, जरा देखिएगा यहां पे सोडियम एटम पर कुल आवेश, तो जरा देखिए बेटा, नेट चार्ज बराबर बनेगा यहां पर हमारे पास इलेक्ट्रॉन पर कुल आवेश प्लस प्रोटॉन पर कुल आवेश। ठीक है, अब इलेक्ट्रॉन पर कुल आवेश कितना है? 11 इलेक्ट्रॉनों के बराबर। प्लस प्रोटॉनों पर कितना आवेश है? ये टोटल धनावेश कितना है? इसको जरा ऐसा लिखो आप, ज्यादा अच्छा रहेगा। टोटल ऋणावेश कितना है और टोटल धनावेश कितना है? ठीक है, टोटल तो ऋणावेश कितना है, टोटल धनावेश कितना है, तो पूरा चार्ज निकल के आएगा नहीं आएगा सोडियम एटम पर। तो अब यहां पर टोटल ऋणावेश जो है बच्चों वो किसके बराबर है? 11 इलेक्ट्रॉनों पर आवेश के बराबर। तो लिखेंगे अपने यहां पर 11 इलेक्ट्रॉनों के आवेश के बराबर प्लस टोटल धनावेश कितना है? 11 प्रोटॉनों के आवेश के बराबर। अरे भाई 11 प्रोटॉनों पर जितना आवेश होगा वही तो धनावेश होगा, और 11 इलेक्ट्रॉनों पर जितना आवेश होगा वही तो क्या होगा? ऋणावेश होगा। 11 प्रोटॉनों के आवेश के बराबर। समझ में आएगी ये बात आपको यहां तक? फिर सुनिएगा, मैं सोडियम परमाणु पर कुल आवेश निकालना चाहता हूं कि पूरे सोडियम परमाणु में कुल कितना आवेश है। आपने बोला कि सर इसमें एक तो ऋणावेश है और एक यहाँ पर धनावेश है, तो मैंने कहा भाई कुल तो ऋणावेश कितना है और कुल यहाँ पर धनावेश कितना है। तो आपने बोला सर कुल ऋणावेश जो है वो तो 11 इलेक्ट्रॉनों के बराबर है और कुल धनावेश जो है वो 11 प्रोटॉनों के आवेशों के बराबर है। अब सर ये बता दीजिए कि 11 इलेक्ट्रॉनों पर आवेश है कितना और 11 प्रोटॉनों पर आवेश है कितना। मैंने देखो इधर 11 इंटू 1 इलेक्ट्रॉन पर आवेश, 11 इंटू 1 इलेक्ट्रॉन पर आवेश प्लस 11 इंटू 1 प्रोटॉन पर आवेश। 11 इलेक्ट्रॉनों पर आवेश निकालना है तो यानी 11 इंटू 1 इलेक्ट्रॉन पर आवेश, और 11 प्रोटॉनों के बराबर आवेश निकालना है तो बेटा 11 इंटू 1 प्रोटॉन पर आवेश। बात समझ गए? ठीक है, अब देखिएगा ये कॉन्सेप्ट वही कहीं ना कहीं बोलने की कोशिश कर रहा है जैसे मैंने बोला आपसे कि 100 पेंसिलों का मूल्य क्या है, जबकि एक पेंसिल का मूल्य आपका 2 रुपए। तो एक का मूल्य तुम्हें पता लग जाएगा तो 100 का मूल्य आएगा नहीं आएगा बेटा? समझ गए बात को? तो 1 इलेक्ट्रॉन पर आवेश तुम्हें पता है तो 11 से मल्टीप्लाई कर दो उसको। 1 प्रोटॉन पर आवेश तुम्हें पता है तो क्या करो उसको 11 से मल्टीप्लाई कर दो। करो तो 11 जगह नहीं मेरे पास एक्चुअली में, मैं यहां करता हूं। इधर आइए आप, नेट टोटल नेट चार्ज। ठीक है, क्या है बेटा? 11 इंटू 1 इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश होता है? मैंने बताया आपको अभी माइनस ऑफ ई। अरे हाँ यहां, और 11 इंटू 1 प्रोटॉन पर कितना आवेश होता है सर? प्लस ई के बराबर होता है। मैंने बताया आपको प्लस ई। जरा बताइए कितना आ रहा है? सर जी ये तो 0 हो गया। माइनस के 11 ये और प्लस के 11 ये बन के क्या हो गया? 0। समझ में नहीं आया तो मैं इसको और अच्छा लिखूं, माइनस का 11 ई और प्लस का 11 ई। अब समझ में आया सबको? नेट चार्ज क्या मिला आपको? 0। और इसी 0 को हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों? उदासीन। अरे भाई आप लोग तो ये समझिए कि नेट चार्ज क्या मिल रहा है? 0। नेट चार्ज कुछ नहीं मिला ना आपको। सोडियम एटम के ऊपर क्या प्लस लगा हुआ है क्या? +1 +2 +3 +4 +5।
जब तो हम बोलते हैं कि सोडियम एटम क्या है, आपका धनात्मक आवेशित है। आपको सोडियम एटम के ऊपर मान लो -1 -2 -3 -4 लगा होता है तो आप लोग क्या बोलते हैं कि सोडियम एटम क्या है, आपका ऋणात्मक आवेशित है। लेकिन सर यहाँ पर न तो प्लस लगा हुआ है ना माइनस लगा हुआ है, यहाँ तो कुछ भी नहीं है। कुछ भी नहीं का मतलब क्या है, यहाँ पर जीरो है, और जीरो का आप क्या बोलोगे, उदासीन। तो प्रारंभिक रूप में कोई सा भी परमाणु जो होगा वो क्या होगा बेटा, आपका उदासीन ही होगा, जिसको आप लोग क्या बोलते हो, अनावेशित। अनावेशित। समझ में आई नहीं बात आपको? काफी आसान सा कॉन्सेप्ट है ये, इसमें कोई ज्यादा दिमाग लगाने वाली बात नहीं है, बस आपको जो है समझ में आना बड़ा जरूरी है। फिर समझिए, यहां पर हमने एक सोडियम एटम लिया, सोडियम का परमाणु क्रमांक होता है 11, इसमें 11 ही इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहे हैं बाहरी कक्षाओं में, और 11 ही प्रोटॉन है कहां, मेरे पास नाभिक में। ठीक है, उसके बाद क्या हो बच्चों, यहां पे मैंने कहा था कि सर जितना परमाणु क्रमांक होगा उतना ही इलेक्ट्रॉन्स होगा, उतना ही प्रोटॉन्स होगा। तो भैया यहाँ पर क्या हो गया बच्चों, 11 ही इलेक्ट्रॉन आ गए और 11 ही प्रोटॉन आ गए। ठीक है, अब अगर मान लो बोलूं मैं कि पूरे सोडियम परमाणु में कुल कितना आवेश है, आपने बोला कि सर कुल तो जब आएगा जब टोटल ऋणावेश आएगा और टोटल धनावेश आएगा। तो मैंने कहा लिख लो यार, कुल ऋणावेश और कुल धनावेश। अब कुल ऋणावेश क्या है बच्चों, यहाँ पर 11 इलेक्ट्रॉनों के बराबर आवेश और 11 प्रोटॉनों के बराबर आवेश, क्योंकि मेरे पास परमाणु क्रमांक कितना था, 11 ही तो है। तो सर यहाँ पर आपने क्या किया, 11 इंटू 1 इलेक्ट्रॉन पर आवेश और 11 इंटू 1 प्रोटॉन पर आवेश। अरे भाई मुझे पूरा 11 इलेक्ट्रॉनों पर आवेश निकालना है, तो मैं क्या करूंगा, 1 इलेक्ट्रॉन पर आवेश निकाल लूंगा और 11 से उसको मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो टोटल चार्ज आएगा नहीं आएगा मेरे पास। तो सर 1 पर कितना आवेश है, मैंने कहा भाई माइनस ऑफ ई। तो सर 1 प्रोटॉन पर कितना आवेश है, मैंने कहा प्लस ऑफ ई। चलो जोड़ा, क्या मिला, 0। क्या सर ये कंडीशन मुझे हर एक परमाणु के लिए मिलेगी, मैंने कहा बिल्कुल मिलेगी। कोई सा भी परमाणु आप ले लो, अभी लेंगे अपन, यहां तक पहले आप तो नोट करिए। ठीक है, चलिए एक तो एग्जांपल और ले लेते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने लिया बेटा यहां पर क्लोरीन। क्या लिया मैंने यहां पर, क्लोरीन एटम। अब अगर मैं क्लोरीन परमाणु की बात करूं तो क्लोरीन परमाणु का परमाणु क्रमांक कितना होता है, यहां पर 17। इसका मतलब सर यहां पर 17 ही तो क्या रहेंगे, इलेक्ट्रॉन, और 17 ही क्या रहेंगे सर यहां पर, प्रोटॉन। ठीक है, तो सर क्लोरीन परमाणु का अगर आप कुल चार्ज पूछोगे कि कुल चार्ज कितना होगा, तो मैं कहूंगा आपसे, मैंने कहा 17 इलेक्ट्रॉनों पर कितना आवेश है वो लिख लो, और 17 प्रोटॉनों पर कितना आवेश है वो लिख लीजिए। अब मैंने देखा सर कि 17 इंटू 1 इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश है, 1 इलेक्ट्रॉन पर आवेश, और प्लस 17 इंटू 1 प्रोटॉन पर आवेश। ठीक है, इसके पहले जो मैंने किया था बिल्कुल सेम बता रहा हूं मैं आपको, 17 इलेक्ट्रॉन है, 17 ही प्रोटॉन है, यानी कि 17 इंटू 1 इलेक्ट्रॉन पर आवेश और 17 इंटू 1 प्रोटॉन पर आवेश। अब जरा देखिएगा यहाँ पर सर 17 इंटू 1 इलेक्ट्रॉन पर आवेश, तो कितना हो बच्चों यहाँ पर माइनस का ई, और 17 इंटू प्लस का ई, इसका मतलब कितना बन गया सर, ये माइनस का 17 ई और प्लस का 17 ई बराबर क्या मिला आपको, 0। सर ये तो ये भी उदासीन हो गया। मैंने कहा यार ऐसा करो, एग्जांपल और लो मैग्नीशियम का, कितना होता है बच्चों 12। सर 12 ही इलेक्ट्रॉन और 12 ही कितना प्रोटॉन, कितना बनेगा यार, बराबर 0। कोई सा भी परमाणु ले लीजिए ना आप, कोई सा भी परमाणु जब आप लोगे तो आपको बस ये ध्यान रखना है उसका परमाणु क्रमांक कितना है, और परमाणु क्रमांक जितना होगा उतने ही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, उतने ही नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, यानी कि नेट चार्ज क्या मिल रहा है आपको, 0 मिल रहा है। आई होप समझ में अब आपको आ गया होगा। यहां तक पढ़ने के बाद कई सारे बच्चे समझते हैं कि सर इसका मतलब ये हुआ कि क्लोरीन परमाणु पर कोई, क्लोरीन परमाणु में कोई देखो में और पर में काफी वो बच्चों को दिक्कतें आती हैं।
कैसे आती है बताता हूं आपको। एक लाइन लिखी मैंने यहां पर, क्लोरीन परमाणु में आवेश नहीं है और क्लोरीन परमाणु पर आवेश नहीं है। देखिए जरा, क्लोरीन परमाणु में आवेश नहीं है। अरे भाई क्लोरीन परमाणु में आवेश तो है, तभी तो आपने बोला 17 इलेक्ट्रॉनों पर आवेश, 17 प्रोटॉनों पर आवेश। ये क्या है, जो आवेश है तो ये कहां मिला आपको, ये क्लोरीन परमाणु के अंदर मिला ना। तो क्लोरीन परमाणु में आवेश नहीं है, इसका मतलब ये लाइन क्या हो गई, गलत हो गई। फिर समझो मेरी बात को, क्लोरीन परमाणु में आवेश नहीं है ऐसा बोलना चाह रहा है, कोई आवेश नहीं है। बेटा अगर आवेश ही नहीं होता तो फिर आप कैलकुलेशन कर कैसे लो फिर आप सॉरी, क्लोरीन परमाणु में आवेश तो है, वो अलग बात है सर कि कुल आवेश क्या मिल रहा है आपको, 0 मिल रहा है। नेक्स्ट लाइन देखिए, क्लोरीन परमाणु पर आवेश नहीं है। हाँ ये लाइन बिल्कुल राइट है सर कि क्लोरीन परमाणु पर आवेश नहीं है, क्योंकि क्लोरीन परमाणु पर आवेश तो क्या है आपका, 0 है। यानी कि सर हम ऐसा कह सकते हैं इस लाइन को हटा करके क्या, कि क्लोरीन परमाणु क्या है आपका, अनावेशित है। क्या कह सकते हैं अपन, क्लोरीन परमाणु अनावेशित है। समझ में आई बात आपको। इसीलिए मैंने आपसे कहा था, मैंने कहा बेटा उदासीन कहो चाहे आप यहां पर अनावेशित कहो, बात एक ही है। ठीक है, तो हम लोग क्या कहेंगे, प्रत्येक परमाणु विद्युत रूप से उदासीन होता है या फिर अनावेशित होता है। आवेश रहित मत बोल देना, क्योंकि आवेश तो है, लेकिन कुल आवेश क्या हो गया उसका, 0 हो गया। क्लियर यहां तक फंडा सबको। चलिए आगे देखिए, एक क्वेश्चन की फॉर्म में लिखवा रहा हूं मैं आपको। किसी भी वस्तु को धनावेशित कैसे किया जाए, किसी भी वस्तु को धनावेशित कैसे किया जाए, कैसे करेंगे धनावेशित, देखिएगा। फॉर एग्जाम्पल वही मेरा सोडियम एटम, जिस पर सोडियम परमाणु, जिसका परमाणु क्रमांक कितना था अभी, 11। 11 ही प्रोटॉन्स हो गए और 11 ही क्या हो गए बेटा, इलेक्ट्रॉन्स हो गए। बना रहा हूं मैं, एक इलेक्ट्रॉन ये रहा, दूसरा ये रहा, तीसरा ये रहा, चौथा ये रहा, पांचवा ये रहा, छठवां, सातवां, 8, 9, 10 और ये 11। ये कोई इलेक्ट्रॉनिक विन्यास का क्रम नहीं बताया मैंने आपको, ये तो हम फॉर एग्जांपल समझ रहे हैं। ठीक है, कि बाहरी कक्षाओं में क्या चक्कर लगा रहे हैं, इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहे हैं। ये डॉट डॉट क्या है बेटा आपके, ये जो है ये क्या है बेटा आपके, इलेक्ट्रॉन्स है। ठीक है, अब देखिए आप क्या करना है आपको, धनावेशित करना है। धनावेशित करना है तो मान लीजिए अगर मैंने यहां से एक इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल दिया, मैंने क्या किया, एक इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल दिया, अब वो कैसे भी आया, वो वहां दिमाग नहीं लगाना आपको कैसे बाहर आया। सपोज एक इलेक्ट्रॉन बाहर आ गया, एक इलेक्ट्रॉन जैसे बाहर निकल गया, अब कितने इलेक्ट्रॉन बच रहे हैं इसमें, सर पहले 11 थे, अब बचे कितने, 10। अब कितने बचेंगे बेटा, 10। ये वाला क्या आ गया, बाहर आ गया। तो जरा देखो, सोडियम परमाणु पर कुल आवेश, सोडियम परमाणु पर कुल आवेश देखा मैंने, नेट। तो मैंने क्या बोला आपसे
मैंने कहा सर अब कितने इलेक्ट्रॉन बेटा, 10 इलेक्ट्रॉन। और कितने प्रोटॉन सर, 11 ही प्रोटॉन। समझते चलिए, मैं सारे कॉन्सेप्ट आपके क्लियर कर दूंगा सर ऐसा ही क्यों हो रहा है, ठीक है। यहां पर मैंने सोडियम, ये जो आपका परमाणु है, इस पर कुल आवेश कितना लिया, 10 तो इलेक्ट्रॉन और 11 प्रोटॉन। सर 10 क्यों लिया, पहले आपने 11 लिया था। अरे बेटा एक बार निकल गया ना, अब कितने बचे, 10। जरा सोल्व करते हैं इसको अपन यहां पे। क्यू ऑफ नेट, ऐसा करिए आप, 10 इलेक्ट्रॉन है और 11 प्रोटॉन का आप लिखो बेटा 10 प्रोटॉन और प्लस 1 प्रोटॉन, लिख सकते हो। 11 को मैंने क्या किया, 10 और 1 भाग में तोड़ दिया। अब क्या हो रहा है, 10 इलेक्ट्रॉनों के पास जितना चार्ज है 10 प्रोटॉनों के पास भी उतना ही चार्ज है, ठीक है। ये दोनों क्या हो गए, कैंसिल हो गए। बचा क्या, एक प्रोटॉन। बचा क्या बच्चों, एक प्रोटॉन। इसका मतलब ये हो गया सर, अब जो है नेट जीरो नहीं है, नेट किसके बराबर है, एक प्रोटॉन के आवेश के बराबर है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर सोडियम एटम ने एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल दिया तो ये कितना बन गया, Na+ बन गया। बात समझ में आई क्या, सोडियम ने एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकाला, एक प्लस आया। सर अगर 2 इलेक्ट्रॉन निकालता, सर अगर 2 इलेक्ट्रॉन निकालता तो 2+ आता, 2 इलेक्ट्रॉन निकालता तो 2+ आता। सर अगर 3 इलेक्ट्रॉन निकालता तो मैंने कहा भाई 3+ आता। इसका मतलब ये हुआ सर कि जितने इलेक्ट्रॉन निकलेंगे उतना ही पॉजिटिव चार्ज बढ़ता चला जाएगा। मैंने कहा बिल्कुल। इसको दूसरे वे में अपन ऐसे भी समझ सकते हैं सर कि एक इलेक्ट्रॉन निकला तो एक प्रोटॉन एक्टिव हो गया, 2 इलेक्ट्रॉन निकले तो 2 प्रोटॉन एक्टिव हो गए, 3 इलेक्ट्रॉन निकले तो 3 प्रोटॉन एक्टिव हो गए। जितने इलेक्ट्रॉन निकलते जाएंगे उतने ही प्रोटॉन क्या होते जाएंगे, एक्टिव होते चले जाएंगे, ठीक है। 4 इलेक्ट्रॉन निकलेंगे तो 4 प्रोटॉन एक्टिव हो जाएंगे, 10 इलेक्ट्रॉन निकलेंगे तो 10 प्रोटॉन एक्टिव हो जाएंगे। अरे 100 इलेक्ट्रॉन निकलेंगे तो 100 प्रोटॉन एक्टिव हो जाएंगे। जितने इलेक्ट्रॉन निकलते चले जाएंगे उतने ही प्रोटॉन्स क्या हो रहे हैं, यहाँ पर एक्टिव होते चले जाएंगे, अपना प्रभाव दिखाते चले जाएंगे, ठीक है। अगर मैं इसको दूसरे शब्दों में ये कहूं सर कि सर एक इलेक्ट्रॉन गया तो एक प्रोटॉन के बराबर आवेश आया, और एक प्रोटॉन को आपने क्या बोला था अभी, ई। सर 2 इलेक्ट्रॉन गए तो 2 प्रोटॉनों के बराबर आवेश आया, उसको अपन क्या लिखेंगे, 2e। सर 3 इलेक्ट्रॉन गए तो 3 प्रोटॉनों के बराबर आवेश आया, इसको अपन क्या लिखेंगे, 3e। अगर सर n इलेक्ट्रॉन चले जाते, अगर सर n इलेक्ट्रॉन चले जाते तो यहां पर कितना आवेश आ जाता, Ne के बराबर, यानी कि n प्रोटॉनों के आवेश के बराबर। समझ में आया या नहीं आया आपको? देखो बच्चों, मैं यहां पर बहुत आसान तरीके से आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं हर एक बात को, तो प्लीज आप कंसंट्रेट होकर के वीडियो को अच्छे से समझते हुए चलिए। मैं फिर समझा रहा हूं, एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकाला आपने तो एक प्रोटॉन के बराबर आवेश आया। देखो ना यहां पर अपन ने एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकाला, मैंने, आपने 2 बार निकाल दिया, सपोज आपने ये भी बाहर निकाल दिया तो 2 बार चले गए, सपोज आपने ये भी बाहर निकाल दिया तो 3 बार चले गए। जितने इलेक्ट्रॉन निकलते जा रहे हैं उतना ही क्या आता जा रहा है, पॉजिटिव चार्ज आता जा रहा है सर, यानी कि बोलूं उतने ही प्रोटॉन क्या होते जा रहे हैं, एक्टिव होते जा रहे हैं। एक इलेक्ट्रॉन निकला, E के बराबर आवेश आया, किस पर, मेरे पे नहीं, सोडियम एटम पर। ये देखो ना आप, Na+। 2 इलेक्ट्रॉन निकले तो प्लस का 2 आया, इसको अपन लिख सकते हैं 2e। 3 निकले तो अपन लिखेंगे इसको 3e। 4 निकलेंगे तो 4e। 5 निकलेंगे तो 5e। जितने इलेक्ट्रॉन चलते चले जाएंगे, बाहर निकलते जाएंगे, उतना ही आवेश सोडियम एटम पर आता चला जाएगा, ठीक है बच्चों। तो किसी भी वस्तु को धनावेशित कैसे किया जाए, सर कुछ नहीं, इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल दो, धनावेशित हो जाएगा, हाँ या ना, अरे हाँ या ना, चलो।
सॉल्यूशन क्या है इसका, किसी भी वस्तु को धनावेशित करने के लिए उसमें से किसमें से, वस्तु में से। सर अभी तो आपने परमाणु समझाया था, फिर ये वस्तु कहां से आई? अरे यार वस्तु का मतलब क्या है, परमाणु तो है, वस्तु मिलकर बनती है पदार्थ से, पदार्थ मिलकर बनता है अणु से, अणु मिलकर बनता है किससे, परमाणु से, परमाणु में तो सारी क्रियाएं चल रही है, तो वस्तु बोलो चाहे परमाणु बोलो, बात तो एक ही है। चलिए, तो किसी भी वस्तु को धनावेशित करने के लिए उसमें से इलेक्ट्रॉन का त्याग करना पड़ता है। समझ गए बात आप? सिमिलर वे में एक और क्वेश्चन, किसी भी वस्तु को ऋणावेशित कैसे किया जाए, कैसे किया जाए? मैंने कहा सर बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल, देखते ही तुम्हारा आंसर आ जाएगा। देखना, किसी वस्तु को कैसे ऋणावेशित किया जाए, पहले क्या पढ़ा अपन ने, कैसे आवेशित किया जाए, ठीक है। गर्मी बहुत लग रही है यहाँ पे। चलिए, ये पूरा मेरा कर देता हूं, फिर अपन समझते हैं ग्रिड डायग्राम। अब समझते बेटा अपन कैसे ऋणावेशित करेंगे। वापस वही एग्जाम्पल, कौन सा, सोडियम मेटल वाला, ठीक है। आज का जो लेक्चर है और इसका प्रीवियस जो लेक्चर है, इसके जो नोट्स हैं वो आपको पीडीएफ के थ्रू स्कूल से अवेलेबल हो जाएंगे, ठीक है। तो आप लोग ये ना समझिएगा कि सर थ्योरी बहुत कम लिखा है, बेटा मैंने थ्योरी वहां पर ऑलरेडी मैं लिख चुका हूं, ठीक है। तो आप लोग उस थ्योरी को आराम से देखते हुए चलिए और वीडियो को समझते हुए चलिए, आपको सारी बातें क्लियर हो जाएगी, राइट। चलिए, दो इलेक्ट्रॉन, तीन इलेक्ट्रॉन, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11। अच्छा, बीच वाले में बनाए मैंने, एक सेकंड रुको, थोड़ा सा मैं जो है इससे भी मैं बना देता हूं, एक आध यहाँ बना लीजिए, ठीक है। चलिए, समझना ही तो 11 इलेक्ट्रॉन और 11 प्रोटॉन, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, ठीक है बच्चों। धनावेशित किया था तो क्या क्या, क्या आपने किया, इलेक्ट्रॉन बाहर निकाला, ठीक है। अब हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर ऋणावेशित कर रहे हैं। सर एक इलेक्ट्रॉन जोड़ दो, क्या किया मैंने, एक इलेक्ट्रॉन जोड़ने पर, किसमें, आप में, मुझ में, या फिर सोडियम परमाणु, सोडियम परमाणु के भाईतम कोश में एक इलेक्ट्रॉन जोड़ दिया, देखते हैं क्या होता है। ये रहा आपका नेट चार्ज। मैंने कहा सर एक इलेक्ट्रॉन जुड़ गया, पहले कितने थे सर जी 11, अब कितने हो गए सर जी 12, तो लिखो भाई सर जी 12 हो गए कि 12 इलेक्ट्रॉन हो गए, सर 12 इलेक्ट्रॉन हो गए, 12 इलेक्ट्रॉन प्लस 11 ही प्रोटॉन्स। अरे हाँ यार सर 12 इलेक्ट्रॉन है, इसको अपन ने क्या लिखा, एक इलेक्ट्रॉन प्लस 11 इलेक्ट्रॉन और प्लस 11 प्रोटॉन, कोई दिक्कत नहीं है, सब पानी की तरह चल रहा है। ये कटिंग क्या बच रहा है, Q ऑफ नेट,
एक इलेक्ट्रॉन के बराबर आवेश। और एक इलेक्ट्रॉन के बराबर आवेश को अपन क्या लिखते हैं बच्चों? माइनस का ई। हाँ या ना? इसका मतलब ये हुआ सर कि सोडियम एटम ने क्या किया, एक इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर लिया और यहाँ पर Na माइनस आ गया। सर इसने दो इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर लिया, क्या आ गया? Na-2 आ गया। सर इसने तीन इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर लिया तो यहाँ पर कितना आ गया? Na-3 आ गया। सर ये तो हमें बेवकूफ बनाने वाली बात हो गई, जो आपने पहले समझाया था वापस आप वही समझा रहे हो। बस फर्क ये है कि वहां इलेक्ट्रॉन निकल रहा था, यहाँ इलेक्ट्रॉन एंटर कर रहा है। मैंने कहा तुम्हें समझा क्या रहा हूं तुम्हें। ठीक है बच्चों, तो जरा फिर समझते हैं। यहाँ पर अपन एक इलेक्ट्रॉन आपने बाहर निकाला, सॉरी जोड़ा। एक इलेक्ट्रॉन जोड़ने पर किसके बराबर आवेश आया? -3 के बराबर आया। दो इलेक्ट्रॉन जोड़े तो -2e। तीन इलेक्ट्रॉन जोड़े तो -3e। चार जोड़े, पांच जोड़े, n इलेक्ट्रॉन जोड़े तो -Ne के बराबर आवेश आ जाएगा सोडियम परमाणु पर। जितने इलेक्ट्रॉन आते चले जाएंगे उतना ही आवेश जो है उस परमाणु के ऊपर चढ़ता चला जाएगा। अब आप ये सोचो कि सर एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करवाया, एक इलेक्ट्रॉन यहां से अपने क्या करवाया बेटा? ग्रहण करवाया। तो यहां पर क्या हो गया? एक इलेक्ट्रॉन के बराबर आवेश आया। दो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करवाए तो दो इलेक्ट्रॉन के बराबर आवेश आया। तीन ग्रहण करवाए तो तीन के बराबर आवेश आया। चार ग्रहण करवाए तो चार के बराबर आवेश आया। जितने इलेक्ट्रॉन आप लोग ग्रहण करवाओगे उतने ही इलेक्ट्रॉन के बराबर आवेश उस परमाणु के ऊपर चढ़ता चला जाएगा। इस प्रकार से आपका जो ये सोडियम परमाणु था वो कैसे हो गया बेटा? ऋणात्मक आवेशित हो चुका है। ठीक है, अब समझ लायक बात क्या है? किसी भी वस्तु को जब धनात्मक आवेशित करते हैं तो इलेक्ट्रॉनों का त्याग करना पड़ता है, और किसी भी वस्तु को जब ऋणात्मक आवेशित करते हैं तो इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण करना पड़ता है। अब ग्रहण कौन करेगा? आप और मैं तो ग्रहण करेंगे। कौन करेगा ग्रहण? सोडियम परमाणु करेगा। कहां करेगा बेटा? अपने भाइतम कोश में करेगा। ठीक है, तो एक रिजल्ट निकल के आता है यहां पर। क्या? जरा देखिएगा। रिजल्ट क्या है? रिजल्ट, किसी भी वस्तु को आवेशित करने के लिए केवल और केवल कौन जिम्मेदार हुआ? इलेक्ट्रॉन, न कि प्रोटॉन। हमने अभी धन आवेशित किया था ना, क्या किया था? इलेक्ट्रॉन बाहर निकाला आपने, उसके बाद ऋणावेशित किया तो क्या किया आपने? इलेक्ट्रॉन एंटर करवाया आपने। तो सर बात केवल और केवल किसकी की जा रही है? इलेक्ट्रॉन के बारे में की जा रही है। प्रोटॉन के बारे में कोई चर्चा नहीं की जा रही है। तो जिम्मेदार कौन हुआ यार? सिंपल सी बात है, इलेक्ट्रॉन। दिमाग क्यों लगा रहे बिना काम इतना? चलिए, किसी भी वस्तु को, अच्छा मोस्ट इंपोर्टेंट लाइन है, ध्यान रखना इस बात का। किसी भी वस्तु को आवेशित करने के लिए केवल और केवल इलेक्ट्रॉन जिम्मेदार होता है, न कि प्रोटॉन। समझ गए आप बात को? किसी भी वस्तु को आवेशित करने के लिए केवल और केवल इलेक्ट्रॉन जिम्मेदार होता है, न कि प्रोटॉन। ये है यहां पर इंपॉर्टेंट रिजल्ट निकल के आता है इन सब डिस्कशन के बाद। एक स्टूडेंट ने क्वेश्चन किया कि सर बार बार जो है, कभी तो आप इलेक्ट्रॉन को निकाल रहे हो और कभी आप इलेक्ट्रॉन को जोड़ रहे हो। कभी तो आप इलेक्ट्रॉन को निकाल रहे हो, कभी आप जोड़ रहे हो। सर आप प्रोटॉन की बात क्यों नहीं कर रहे हो? बच्चे का क्वेश्चन समझ में आया आपको? बच्चे ने क्वेश्चन किया, सर आप कभी तो इलेक्ट्रॉन को निकाल रहे हो और धनावेशित कर रहे हो,
इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करवा रहे हो तो आप ऋणावेशित कर रहे हो। आप जो है प्रोटॉन की बात क्यों नहीं कर रहे हो? मैंने कहा इधर देखो, अरे भाई प्रोटॉन कहाँ है? नाभिक में। क्लास 11th फर्स्ट चैप्टर भौतिक जगत, वहां आपने पढ़ा है क्या? 4 प्रकार के फोर्स आपको बताए गए थे। मैं रिपीट कर रहा हूं, आप लोग शायद भूल चुके होंगे क्योंकि आपको उसको पढ़े हुए कहीं युग बीत चुके हैं। ठीक है, चलिए पहला बल कौन सा था बेटा? ताकतवर नाभिकीय बल। मैं नाम भी लिख रहा हूं यहां पर, नाभिकीय बल, न्यूक्लियर फोर्स। दूसरा कौन सा है जरा? गुरुत्वाकर्षण बल, गुरुत्वाकर्षण बल। तीसरा कौन सा है सर? स्थिर विद्युत बल, स्थिर विद्युत बल। चौथा कौन सा है सर? दुर्बल बल। और सबसे ताकतवर स्ट्रॉन्ग नाभिकीय बल। तो यहां पर कौन सा बल लग रहा है प्रोटॉन के ऊपर? सर यही नाभिकीय बल लग रहा है। इतने खतरनाक बल के अंदर से किसी प्रोटॉन को निकालना छोटी मोटी बात है क्या? दिमाग लगाओ, इतने खतरनाक बल के अंदर ये प्रोटॉन फंसा हुआ है और यहां से हम उसको निकालना चाह रहे हो कि छोटी मोटी बात है क्या? सर नहीं, इलेक्ट्रॉन पर नाभिकीय बल लग तो रहा है सर, लेकिन इतना नहीं लग रहा जितना यहां लग रहा है। समझ लो आप मेरी बात को? इलेक्ट्रॉनों के ऊपर भी नाभिकीय बल लग रहा है सर, लेकिन इतना नहीं लग रहा है जितना प्रोटॉन्स के ऊपर लग रहा है। तो बेटा इलेक्ट्रॉन्स को बाहरी कक्षाओं से निकालना और जोड़ना आसान होता है, इसीलिए हम केवल इलेक्ट्रॉन की बात करते हैं, प्रोटॉन की बात नहीं करते हैं। ये कॉन्सेप्ट भी मैंने आपका क्लियर कर दिया। फिर समझ लो मेरी बात को, क्योंकि सबसे स्ट्रॉन्ग फोर्स है आपका न्यूक्लियर फोर्स। प्रोटॉन कहां फंसा हुआ है? नाभिक में फंसा हुआ है। और कौन सा बल लग रहा है इसके ऊपर? नाभिकीय बल लग रहा है। इलेक्ट्रॉन कहां है? बाहरी कक्षाओं में है। क्या इस पर नाभिकीय बल नहीं लग रहा है क्या? मैं तो लग तो रहा है, लेकिन दूर होने की वजह से थोड़ा कम लग रहा है। तो इसीलिए क्या करते हैं अपन? इलेक्ट्रॉन्स को निकालते हैं और इलेक्ट्रॉन्स को अपन एंटर करवाते हैं। क्लियर बात? इसीलिए मैंने यहाँ पर लिखा है किसी वस्तु को आवेशित करने के लिए कौन जिम्मेदार है? इलेक्ट्रॉन, न कि प्रोटॉन। समझ में एक बात याद है? चलिए रफ मैं करने जा रहा हूं, नोट करिए। ठीक है, एक क्वेश्चन है आप लोगों के लिए। चलो इसको रेड करो। एक कॉन्सेप्ट और है, उसके बाद एक क्वेश्चन बताएंगे फिर आपको। अभी आप लोग कर नहीं पाओगे इसको। ठीक है बेटा, अब एक और देखिए जरा यहाँ पर। क्वेश्चन की फॉर्म में अपन इसको लिखते हैं। आप कहोगे सर आप क्वेश्चन लिखाए जा रहे हैं। बेटा ये छोटी छोटी बातें हैं जो आपको ऑब्जेक्टिव में, ठीक है, नीट और आईआईटी में भी हेल्प करेगी और आपके आगे चैप्टर में आपके कॉन्सेप्ट को स्ट्रॉन्ग बनाएगी। इसलिए मैं आपको सारी बातें बताना चाह रहा हूँ यहाँ पर। ठीक है, जरा देखिएगा क्वेश्चन क्या है। किसी भी वस्तु को धनावेशित करने पर उसमें होने वाले परिवर्तन क्या क्या होंगे? किसी भी वस्तु को धनावेशित करने पर उसमें होने वाले परिवर्तन क्या क्या होंगे? जरा सॉल्यूशन देखिए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है यहाँ पे आपके लिए, इंपॉर्टेंट भी बेटा। कई सारे क्वेश्चन एक है पर इसमें कम से कम 4-5 क्वेश्चन मैं आपसे पूछूंगा। ठीक है, जरा देखिएगा। किसी भी वस्तु को धनावेशित करने पर उसमें होने वाले परिवर्तन क्या क्या होंगे? तो पहली बात ये होगी यहाँ पर, उस वस्तु में
इलेक्ट्रॉन की कमी होगी। होगी सही? देखा ना आपने, सोडियम परमाणु को आपने धनावेशित किया था, एक इलेक्ट्रॉन निकल गया था, पहले 11 थे, अब कितने हो गए? 10 इलेक्ट्रॉन कमी हुई कि नहीं? कॉन्सेप्ट क्लियर सभी का? दूसरी बात, वस्तु का आकार बढ़ेगा या फिर बढ़ जाएगा? वस्तु का आकार क्या है बच्चों? बढ़ जाएगा। सर वस्तु का आकार बढ़ जाएगा, कुछ बात समझ में आई नहीं हमारे। मैंने कहा वही तो बात है, समझाएंगे तो मैं खड़ा हूं यहाँ पर, क्यों खड़ा हूं? चलो देखो, सपोज ये कोई वस्तु है, आपने इसको क्या कर दिया बेटा? धनात्मक आवेशित कर दिया। धनात्मक आवेशित कर दिया तो यहाँ पर प्रोटॉन की संख्या क्या है? बढ़ जाएगी। इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या है? यहाँ पर घट जाएगी। इलेक्ट्रॉन है तो सही, पर बहुत कम मात्रा में बचेंगे इलेक्ट्रॉन। ठीक है, अब ये कोई पॉजिटिव चार्ज है, इस पर बाकी बचे हुए सही पॉजिटिव चार्ज क्या करेंगे? बल लगाएंगे। ठीक है, क्योंकि प्लस प्लस में क्या होता है? प्रतिकर्षण। इधर बल लगाएंगे। इस पॉजिटिव चार्ज पर बाकी बचे हुए सब क्या करेंगे बेटा? बल लगाएंगे। ऐसे इस पर बाकी सब बचे हुए क्या करेंगे? बल लगाएंगे। ऐसे ही सब पर क्या हो रहा है? इस प्रकार से बल लगेगा तो आकार बढ़ेगा नहीं बढ़ेगा? एक कमरे की क्षमता है 50 स्टूडेंट आ सकते हैं, हालांकि कमरा जो है कभी फैलेगा नहीं, इसकी जगह अपन लेते हैं टेंट। शादी ब्याह में जो आप टेंट लगाते हो ना, ठीक है, अब समझो कि टेंट जो है थोड़ा सा घट बढ़ सकता है वो। अब 50 लोगों के बैठने की क्षमता है, आपने 100 बिठा दी उसमें, क्या होगा? टेंट फैल जाएगा। बिल्कुल उसी कॉन्सेप्ट पे यहाँ पर क्या हो रहा है बच्चों? इलेक्ट्रॉन आपने निकाल दिए, क्योंकि आप क्या कर रहे हो? उसको धनात्मक आवेशित कर रहे हो, तो इलेक्ट्रॉन को निकालना पड़ेगा आपको। इलेक्ट्रॉन जब आप निकाल दोगे तो क्या बचेगा? यहाँ पर धनात्मक आवेश बचेगा लार्ज अमाउंट में। अरे भाई नेगेटिव भी बचेगा, वो नहीं कह रहा हूं मैं, ऐसा नहीं कि सारे इलेक्ट्रॉन निकल गए हैं, पर बहुत कम मात्रा में इलेक्ट्रॉन है यहाँ पर। ठीक है, तो क्या होगा बेटा? समान समान आवेश के मध्य क्या हो रहा है? प्रतिकर्षण। ऐसे ये बल लगाएंगे एक दूसरे के ऊपर, तो इसका आकार क्या बढ़ेगा? ऐसे बढ़ जाएगा आकार। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, द्रव्यमान किसका? आपका, मेरा, या फिर वस्तु का? सर वस्तु का द्रव्यमान। वस्तु का द्रव्यमान घट जाएगा। वस्तु का द्रव्यमान घट जाएगा मींस क्या मतलब हुआ सर? देखिए जरा, अरे समझाऊं मैं आपको एक पॉइंट। सिंपल सी बात है, इलेक्ट्रॉन बाहर निकल रहा है। क्या बाहर निकल रहा है? इलेक्ट्रॉन बाहर निकल रहा है, तो सर अपने साथ क्या लेके जा रहा है? वो द्रव्यमान भी तो लेके जा रहा है। अरे सर इलेक्ट्रॉनों के पास द्रव्यमान तो बहुत कम होता है, अरे पर होता तो है ना। तो इलेक्ट्रॉन जब बाहर जाएंगे तो द्रव्यमान भी तो लेके जाएंगे, और जब द्रव्यमान लेके जाएंगे तो इसके द्रव्यमान में कमी आएगी नहीं आएगी? इसका मतलब द्रव्यमान क्या है इसका बेटा? घट जाएगा। क्लियर बात? चलिए आगे बढ़ो। चौथा, वस्तु का घनत्व घट जाएगा। ठीक है, कैसे? इधर देखो जरा, घनत्व बराबर होता है द्रव्यमान बटा आयतन। वस्तु का द्रव्यमान भी घट रहा है, वस्तु का आयतन क्या हो रहा है? यहाँ पर बढ़ रहा है। अरे भाई आकार का मतलब क्या होता है? आयतन ही तो ना, और क्या है? ये किसी गुब्बारे का आकार बढ़ रहा है, किसी गुब्बारे का आयतन बढ़ रहा है, बात एक ही है। तो आयतन क्या हो रहा है बेटा? बढ़ रहा है। इसके घटने से इसको घटना चाहिए, और इसके बढ़ने से इसको घटना चाहिए, अल्टीमेटली इसको क्या करना चाहिए? घटना ही चाहिए। यही बात समझना आपको। अरे भाई द्रव्यमान के घटने से, द्रव्यमान के घटने से इसको घटना चाहिए, और आयतन के बढ़ने से इसको घटना चाहिए, अल्टीमेटली घटना चाहिए, तो घटना चाहिए, घट तो गया। क्लियर बात सभी को? तो बेटा ये 4 पॉइंट बड़े इंपॉर्टेंट पॉइंट्स निकल के आते हैं यहाँ पर, आप इनको अच्छे से लर्न करिए। ठीक है, हम मिलते हैं थोड़ी देर बाद।
तब तक आप इसको वीडियो को पॉज करके नोट करिए। हो गया? वापस वही क्वेश्चन, किसी भी वस्तु को इस बार क्या करेंगे बेटा, अपन ऋणावेशित करेंगे। अपन ऋणावेशित करने पर उसमें होने वाले परिवर्तन क्या क्या होंगे, जब आप फटाफट देखिए। यहाँ पर पहला पॉइंट क्या आ रहा है यहाँ बच्चों, इलेक्ट्रॉन इस बार कमी थोड़ी होगी, अब इलेक्ट्रॉन की बढ़ोतरी। और यार ऋणात्मक आवेशित करोगे तो इलेक्ट्रॉन क्या करवाओगे, ग्रहण करवाओगे ना। तो ऋणात्मक इलेक्ट्रॉन की क्या हो रही है, वहां पर बढ़ोतरी हो रही कि नहीं हो रही। फिर सेकंड पॉइंट, आकार क्या होगा, बढ़ेगा। सर अभी भी आकार बढ़ेगा, क्यों बेटा, पहले सभी में क्या था, धनात्मक आवेश, अब सभी में क्या गया, ऋणात्मक आवेश। माना कि पॉजिटिव भी रहेगा पर इतना पॉजिटिव नहीं रहेगा जितना ऋणात्मक रहेगा। सब क्या कर रहे हैं, दूसरे बल लगा रहे हैं ऐसे, ये इस पे बल लगाएगा, 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 ऐसे क्या कर रहे हैं सर, दूसरे पर बल लगा रहे हैं। तो आकार क्या हो रहा है इसका, बढ़ रहा है, बढ़ गया। थर्ड पॉइंट क्या है, वस्तु का द्रव्यमान घट जाएगा। इलेक्ट्रॉन आ रहे, द्रव्यमान भी ला रहे, द्रव्यमान ला रहे, तो द्रव्यमान ला रहे हैं तो वस्तु का द्रव्यमान क्या हो जाएगा बेटा, बढ़ जाएगा। हाँ या ना, यहां आओ, ये लो, द्रव्यमान तो सर बढ़ रहा है, आयतन क्या हो रहा है सर, बढ़ रहा है। वेरी गुड, द्रव्यमान तो बढ़ रहा है, आयतन क्या हो रहा है बच्चों, बढ़ रहा है। द्रव्यमान के बढ़ने से इसको बढ़ना चाहिए और आयतन के बढ़ने से इसको बढ़ना चाहिए, चक्कर पड़ गया। द्रव्यमान के बढ़ने से इसको बढ़ना चाहिए, आयतन के बढ़ने से इसको घटना चाहिए। अरे क्यों घटना चाहिए, यार ये व्युत्क्रमानुपात में आ रहे कि नहीं आ रहे, तो आयतन बढ़ेगा तो घनत्व घटेगा नहीं घटेगा। अब क्या करें सर, अब क्या करें सर, तो जरा देखो भैया, द्रव्यमान बढ़ रहा है लेकिन कितना सा बढ़ा हुआ, मामूली सा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन के पास द्रव्यमान होता ही कितना है, मामूली सा, 9.1 into 10 to the power -31 of किलोग्राम। कितना आएगा देखो, अगर 100 इलेक्ट्रॉन भी आ गए तो कितना सा द्रव्यमान बढ़ेगा। यानी कि द्रव्यमान के बढ़ने से इतना फर्क नहीं पड़ेगा जितना आकार के बढ़ने से पड़ेगा। तो द्रव्यमान के बढ़ने से तो सर ये बढ़ेगा नो डाउट, बहुत मामूली सा, लेकिन आयतन के बढ़ने से बहुत ज्यादा घट जाएगा। इसका मतलब परिवर्तन घटने पे ज्यादा आएगा, तो घनत्व क्या है बेटा, घट जाएगा। मैं फिर समझा रहा हूं, फिर समझो मेरी बात को। द्रव्यमान इतना नहीं बढ़ रहा है क्योंकि इलेक्ट्रॉन के पास द्रव्यमान इतना है नहीं कि द्रव्यमान इतना बढ़ जाएगा, लेकिन हाँ आकार बहुत ज्यादा बढ़ रहा है। तो द्रव्यमान के बढ़ने से नो डाउट ये बढ़ेगा, लेकिन इतना नहीं बढ़ेगा, लेकिन जितना ये आयतन के बढ़ने से घट जाएगा, तो अल्टीमेटली घनत्व क्या होगा आपका, घट जाएगा। ठीक है बच्चों, तो ये था हमारा आज का लेक्चर। आप इसको आराम से वीडियो को पॉज करते हुए पूरा लेक्चर आप समझिए। कोई भी अगर आपको डाउट है तो आप स्कूल में आके संपर्क करिए। ठीक है, आज के लिए इतना ही, लेते हैं हम अलविदा, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।